ये 30 किलो हमको लेनी है नीम की पत्ती। नीम की पत्तियों को इस प्रकार से हमको मसल लेना है, मतलब टूट जाए पत्तियां, और इस ड्रम में डाल देना है। कितना? 30 किलो नीम की पत्ती डाल देंगे इसमें, हमने डालनी पत्तियां। अब देखिए पत्तियां तैरेंगी थोड़ी देर तक। इसको डंडे से हम मिला देंगे और इसमें क्या करेंगे, हम डालेंगे 30 किलो गोबर। हालांकि मेरे पास 30 किलो ना गोबर है ना 30 किलो पत्तियां हैं, हम तो आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। फिर हम डाल देंगे, ये गोबर ताज़ा होना चाहिए। ताज़े का मतलब ये नहीं है कि अभी अभी गाय भैंस ने किया अभी अभी उठाना है। 3-4 दिन पुराने गोबर को हम ताज़ा गोबर ही मानते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। आज प्राकृतिक खेती के बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करने जा रहा हूं, और मेरे 2 विषय हैं। एक तो जीवामृत की बात करता हूं, दूसरा संजीवनी खाद की बात करता हूं। जीवामृत की बात करते हुए मैं एक चीज़ ज़रूर निवेदन करता हूं किसानों से कि जीवामृत लगातार यूज करने से, अगर आप सोचो कि मैं ज़मीन में कार्बन ना बढ़ाऊं और जीवामृत यूज करते करते मेरा कोई चमत्कार होगा, तो कुछ दिन तो चमत्कार होगा, उसके बाद दिक्कत आएगी। यहाँ विषय लिखा है प्राकृतिक खेती का, और मैंने लिखा है भूमि की उर्वरता, यानी ज़मीन को फर्टाइल बनाना, ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाना। तो ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 2 चीज़ों से बनती, कार्बन से और जीवाणुओं से। इधर मैंने गोबर की खाद, हरी खाद डालना बंद कर दिया, खरपतवारों को बीडीसाइड से मारना शुरू कर दिया, और यूरिया डीएपी के भरोसे खेती करने लगे, तो कार्बन की कमी हो गई ज़मीन में। जैसा कि आप मिट्टी की जांच कराते हैं तो पाते हैं कि ज़मीन में 1% ह्यूमस होना चाहिए, अब 0.3% बचा, यानी कि 70% कम हो गया। दूसरा, जब ज़मीन में हम पेस्टिसाइड डालते हैं दीमक को मारने के लिए, वाइट ग्रब को मारने के लिए, निमेटोड्स को मारने के लिए, तो ज़मीन में जितने प्रकार के बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं सब ख़त्म हो जाते हैं। मुद्दा ये आज की तारीख में है कि जब हमारी ज़मीन मृत हो गई, ज़मीन में कार्बन नहीं रहा, और ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी भी मैंने नष्ट कर दी, तो फिर फसल उत्पादन में कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब किसान जो उसके सामने जो मुश्किलें आती हैं, उनको सोचता है कि मैं बाज़ार से कोई ऐसा पदार्थ ले आऊँगा तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मित्र, समस्या का समाधान मिला तो नहीं है। सत्य तो यही है कि जाने कितने प्रकार के केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के भी मैंने देख लिया, जाने पर कितने प्रकार के पेस्टिसाइड डाल करके देख लिया, फसलों में हार्मोन छिड़कता हूँ, जिब्रेलिक एसिड छिड़कता हूँ, पल्विक एसिड छिड़कता हूँ, ह्यूमिक एसिड डालता हूँ, लेकिन वो बात बनी नहीं। और अगर मान लो बन भी गई तो क्या हुआ कि खेती की लागत इतनी ज़्यादा आ गई कि वो बात बनना ना बनना बराबर हो गया। एक किसान अगर फर्टिलाइज़र नहीं डालेगा, पेस्टिसाइड नहीं डालेगा, तो 1 एकड़ में मान लो उसका उपज जो है 10 कुंटल होगा, और जब सब कुछ डाल देगा तो उसका उत्पादन 20 कुंटल हो जाएगा। तो लागत जो लग गई ना, वो उसी ने किसान को दुखी कर रखा है। आज देश में 330 मिलियन टन खाद्यान्न है, 220 मिलियन टन के आसपास सब्जियां पैदा हो रही हैं, और 110 मिलियन टन के आसपास जो है ना फल पैदा हो रहे हैं। इसके बावजूद देश का किसान कर्ज में है। तो मैं बिल्कुल सरल बताता हूं कि हमको खेती समझ के साथ करनी। खेती के मैं 2 निवेश बताता हूं, एक है अपना दिमाग, दूसरा है श्रम। खेती में तीसरा कोई निवेश ही नहीं है। अगर मैंने श्रम से जी चुराया और अपना दिमाग नहीं लगाया तो बाजार तो आपको लूटने के लिए बैठा है। तो आज मैं जीवामृत और संजीवनी दोनों पर क्रमशः बात कर रहा हूं, क्योंकि कई किसान हमारे कहते हैं कि सर जीवामृत तो नहीं डाल पाया, संजीवनी डाल दूं क्या? कोई कहता है जीवामृत साहब फसल में स्प्रे कर दूंगा, संजीवनी नहीं बना पाया। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरे हाथ में जीवामृत की बोतल है। ये जीवामृत है, और मैंने कई बार बोला कि इसमें गाय का गोबर नहीं है, गाय का पेशाब नहीं है, बेसन नहीं है। ये सिंपल जंगल की मिट्टी का बना हुआ जीवामृत है।
कई बार बता चुका हूँ कि जंगल की मिट्टी 5-10 किलो ले आइए, एक ड्रम में डाल दीजिए, या ये हमारे यहाँ से जो जीवामृत ले जाते हैं, मेरे हाथ में 1 लीटर की बोतल है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे यहाँ से 5 लीटर ले जाइए। तो 5 लीटर जीवामृत मैं जैसे इस ड्रम में डाल दिया, 5 लीटर जीवामृत एक ड्रम में डालिए। हमारे यहाँ से जो भी आएगा मैं 5 लीटर उसको निःशुल्क देता हूँ। या अगर जिसके आसपास जंगल है तो जंगल से मिट्टी ले आए, 5 किलो 10 किलो मिट्टी डाल दे। जीवामृत में भी ज़मीन में रहने वाले नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे और उस मिट्टी में भी होते हैं। अब इसको चाहिए भोजन, तो भोजन के लिए मैं कहता हूँ गुड़ या चीनी डालना है। अगर 200 लीटर का ड्रम है तो 28 किलो गुड़ या 28 किलो चीनी डालना है, बस 2 में से कोई एक चीज़। अगर 5 लीटर जीवामृत डाला है और 28 किलो इसमें चीनी डाल दी है तो 1 महीना में बन के तैयार हो जाएगा। अगर 5 किलो मिट्टी डाली है तो हो सकता है 50-55 दिन ले जाए। अब प्रश्न आता है कि हमको साहब जल्दी बनाना है, तो जैसे मैंने बोला कि मेरे यहाँ से अगर जीवामृत ले जाएंगे और आपको 15 दिन में बनाना है तो 10 लीटर जीवामृत ले जाइए। नहीं, हमको जंगल की मिट्टी से जल्दी बनाना है तो मैंने 5 किलो मिट्टी बोला, 20 किलो मिट्टी डाल दीजिए। तो नंबर ऑफ माइक्रोब्स जितने ज़्यादा हो जाएंगे उतने जल्दी ये डेवलप हो जाएगा। जब ये जीवामृत बन जाए 30 दिन में, 35 दिन में, पहचान भी आपको बहुत बार बताई है, तो इसको ज़मीन में डाल देना है। होता क्या है कि ज़मीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल मैंने पेस्टिसाइड डाल के मारे वो पुनर्जीवित हो गए या उनको मैंने इनाकुलेट कर दिया, तो ज़मीन में ये फंक्शन करने लगते हैं। फंक्शन इनके 2 प्रकार के हैं। मुख्य रूप से ये कार्बन जो ज़मीन में पड़ा हुआ था उसको हजम करके ह्यूमस यानी जीवांश बनाते हैं। तो फसलों को जीवांश ही चाहिए, तो फसलों को पोषण मिल जाता है और फसलें अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। उसके बाद फिर मैं कई बार किसान कहता है, चूँकि मैंने बोला है कि जैव विविधता का संवर्धन, भूमि की उर्वरता एवं जैव विविधता का संवर्धन, समझिए बात को। खेती में ज़मीन को मजबूत होना चाहिए और ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को रिच होना चाहिए। अब कोई आज से खेती अगर उसने संकल्प लिया कि हम साहब रासायनिक उर्वरक नहीं डालेंगे, पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, तो उसको 2 काम करने, एक तो जीवामृत बनाना है, दूसरा संजीवनी खाद बनानी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। संजीवनी खाद के लिए हमको 30 किलो नीम की पत्ती चाहिए, ऐसी 30 किलो। ये मैं बता रहा हूँ 1 एकड़ ज़मीन के लिए। किसान भाई कई बार कहते हैं कि साहब मैंने आपके बताए अनुसार 10 किलो नीम की पत्ती ले लिया, 10 किलो गोबर ले लिया, 1 किलो गुड़ ले लिया, अब इसको कैसे स्प्रे करें, कितना क्षेत्र में हो जाएगा? तो ध्यान रखना, आज मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ। किसी किसान के पास आधा एकड़ है तो वो हमारी बताई गई बात को मटेरियल आधा कर लेगा। अगर किसी किसान के पास 2 एकड़ ज़मीन में सब्जी उगाया है तो हमारा मटेरियल 2 गुना कर लेगा। 10 एकड़ है तो 10 गुना कर लेगा। अभी हम 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए मटेरियल बना रहे हैं, तो हमने ये 30 किलो हमको लेनी है नीम की पत्ती। नीम की पत्तियों को इस प्रकार से हमको मसल लेना है, मतलब टूट जाए पत्तियाँ, और इस ड्रम में डाल देना है। कितना? 30 किलो नीम की पत्ती डाल देंगे इसमें, हमने डाल दी पत्तियाँ। अब देखिए पत्तियाँ तैरेंगी थोड़ी देर तक, इसको डंडे से हम मिला देंगे और इसमें क्या करेंगे, हम डालेंगे 30 किलो गोबर। हालांकि मेरे पास 30 किलो ना गोबर है ना 30 किलो पत्तियाँ हैं, हम तो आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। फिर हम डाल देंगे, ये गोबर ताज़ा होना चाहिए। ताज़े का मतलब ये नहीं है कि अभी अभी गाय भैंस ने किया अभी अभी उठाना है। 3-4 दिन पुराने गोबर को हम ताज़ा गोबर ही मानते हैं। तो इसको मैंने इसमें गोबर डाल दिया। हमने नीम की पत्तियाँ 5 किलो डाला है। आपके लिए बता रहा हूँ 1 यूनिट बनाने के लिए कि आप 30 किलो पत्तियाँ डालेंगे और 30 किलो गोबर डालेंगे। तो मैंने 30 किलो गोबर डाल दिया इसमें। अब इसको ड्रम को धूप में ही रखना है। धूप की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जल्दी बनेगा। अप्रैल मई जून के महीने में 6 से 7 दिन में 8 दिन में बन जाता है। अगर ठंड का सीज़न है तो धूप थोड़ी कमज़ोर होती है,
तो ये थोड़ा सा 12-15 दिन लेता है। अब हम इसमें डालते हैं 3 किलो गुड़, 30 किलो नीम की पत्ती, 30 किलो गोबर और 3 किलो गुड़। हम इसमें गुड़ भी डाल देते हैं। ये 3 किलो गुड़ मेरे पास पूरा है, मैंने पूरा डाल दिया। पहले की वीडियो में कई बार मैंने बताया कि 63 किलो सॉलिड मटेरियल है, नीम और गोबर और गुड़, तो 63 लीटर पानी भरना है। पानी की मात्रा हम ज़्यादा भी भर सकते हैं, मतलब पूरा, जैसे मेरा ड्रम पूरा बजा रहा है, पूरा भर गया। 2 दिन में, 3 दिन में या डेली एक बार इसको डंडे से ऐसे या हाथ से इसको हिला देना। डंडा चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये मित्र धूप के कारण ये इसमें गुड़ पड़ा है, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रारंभ होगा 12 दिन के बाद। जैसे ठंड का सीजन, मैंने मान लिया कि 12 दिन के बाद बन गया। अब इसका उपयोग कैसे करना है? ये जो ड्रम बन गया है, 1 एकड़ में 3 स्प्रे के लिए हो गया, 3 बार। संजीवनी खाद हमको गन्ने में, धान में, गेहूं में नहीं डालनी। संजीवनी खाद का सबसे ज़बरदस्त जो रिजल्ट है वो फल की खेती में, सब्जियों की खेती में। क्योंकि फल और सब्जियों में फूल आना, फूल का झड़ जाना, फल का ना सेट होना, फल का ख़राब हो जाना, फल में स्पॉट आ जाना, तो ये सारी चीज़ें वेजिटेबल और फ्रूट्स क्रॉप में होती हैं। इसके लिए बाज़ार में नाना प्रकार के रसायन मिलते हैं कि जिब्रेलिक एसिड डाल दो, पल्विक एसिड डाल दो, ओलिक एसिड डाल दो, ह्यूमिक एसिड डाल दो, ग्रोथ प्रमोटर डाल दो। आपको किसी झंझट में नहीं पड़ना। ये नीम की पत्तियों में चूँकि एक अजाडिरेक्टिन, एक रसायन होता है अजाडिरेक्टिन, जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो इस रसायन की वजह से इसमें जो नीम का तीखापन है, तो उसके कारण जो पत्ती का रस चूसने वाला, पत्ती को काट करके खाने वाला जो इतना भी इंसेक्ट है, वो उस फसल में नहीं लगेगा। लेकिन इसको प्रिकॉशनली पहले से डालना है। आप सोचो कि कीड़ा लग गया, अब मैं इसको डालूं तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये मारता नहीं है, ये तो उस पत्ती का, उस फसल का टेस्ट खराब कर देता है। कीड़ा नहीं लगेगा, दूसरा वायु जनित बीमारियां नहीं लगेंगी, और अगला क्या, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी, फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी। मतलब आपका फल और सब्जी का उत्पादन बढ़ेगा, लागत घटेगी। अब इसको जब हम छिड़कना है, कैसे इसको छिड़का जाए? क्योंकि मित्र इसमें चूँकि गोबर है, नीम की पत्तियां हैं, इसको हम छानना चाहें अगर, तो छानने में बहुत दिक्कत होगी। तो मैं क्या कहता हूँ, अगर ये 200 लीटर है या 150 लीटर है, एक पानी भरना कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा ऊपर तक भर दीजिए आप। मैंने बोला 63 लीटर सॉलिड मटेरियल था, तो 63 लीटर मिनिमम पानी होना चाहिए। मैक्सिमम पानी आपका जो है 100 लीटर भी हो सकता है। कुल मिला के ये जो पदार्थ, इसमें जो रसायन बने हैं, वो 1 एकड़ में 3 बार के लिए 3 बार आप स्प्रे कर सकते हैं। लोग पूछते हैं साहब इसको कितने ड्यूरेशन पर स्प्रे करें? तो मैंने कहा जो फल की खेती करते हैं उनको केवल 3 बार स्प्रे करना है। जैसे आम है, संतरा है, मौसम्मी है, जो भी फसल हो, उसमें जब आपको पता होता है कि अब मेरी फसल में फ्लावरिंग आने वाली है, तो फ्लावरिंग आने के पहले एक बार स्प्रे कर दीजिए। फिर फ्लावर जब सारे आ जाएं और फ्रूट बनने लगे, एक बार तब स्प्रे कर दीजिए, और उसके 10 दिन के बाद एक स्प्रे और मार दीजिए। जब सब्जियां हैं, सब्जियों में आप 25, 30, 18 स्प्रे पेस्टिसाइड के करते हो। यहाँ पर ये करना है कि अगर आप 20 स्प्रे सब्जी में मारते थे फंजीसाइड के, तो आपको कम से कम 8 स्प्रे इसके मारने हैं। समय 10-10 दिन के अंतराल पर मार दीजिए, 8-8 दिन के अंतराल पर मार दीजिए, वो आप तय करिए, क्योंकि अलग अलग फसलों में आपको पता होगा कि कितना ड्यूरेशन पर डालना चाहिए। तो जिस दिन हमको स्प्रे करना है, तो क्या करेंगे, एक बगल में और ड्रम रखेंगे, और इस ड्रम में 160 लीटर पानी भरेंगे। 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ, 160 लीटर पानी रखेंगे बगल के ड्रम में।
इसको डंडे से खूब हिला देंगे। हिलाने के बाद इसका 1/3 मटेरियल, अब समझो 150 लीटर है तो 50 लीटर इस ड्रम में डाल देना है, थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा डाल देना है। और मान लो आपने हमारे बताए अनुसार कि 63 किलो वो था, 63 लीटर पानी था, तो केवल 125 लीटर है, तो इसे 40 लीटर डाल लेना है। इस ड्रम में 40 लीटर, ये वाला संजीवनी इसमें 40 लीटर डाला, इसको घोला और 12 घंटे के लिए छोड़ दिया। तो क्या है, जब फर्मेंटेशन के बाद इसके सॉलिड पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला अभी ये छनेगा नहीं। जब ये बैठ जाएगा, इसका 90% मटेरियल बैठ जाएगा, तो फिर हम इसका पानी को मार्किन के कपड़े से छान सकते हैं। तो 12 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद इसको छान लीजिए। छानने के बाद अगर आपकी पौधे की जो भी फसल है उसकी पत्तियां शार्प हैं, मतलब चिकनी पत्तियां हैं, तो इसमें स्टिकिंग के लिए एक टंकी पीट वाली जो है, जैसे ये जब 40 लीटर 50 लीटर इसका इसमें डाल दिया 160 लीटर में, तो फिर बता दूं, लोग पूछते हैं कि फिर पानी कितना मिला है। अब पानी नहीं मिलाना, अब बस एज इट इज इसको स्प्रे मारना है, यानी 1 हिस्सा संजीवनी 4 हिस्सा पानी। तो एक जब टंकी लेंगे तो उसमें 5 ग्राम निरमा डाल लेंगे, या उसमें 20-25 ग्राम गुड़ डाल देंगे, घोल देंगे, तो पत्ती पर दवा स्टिक कर जाएगी, चपक जाएगी। तब उसका तीखापन, कड़ुआपन, जो कुछ भी इसमें है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। देखिए, जब ये फर्मेंटेट होता है तो मैंने जो बोला, जितने भी प्रकार के जाइम, एंजाइम, एसिड्स थे वो सब इसमें फार्म हो गए। तो जो आप बोतल लेके आते हो ना, स्प्रे मारते हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसमें जाइम, एंजाइम, एसिड, जितने भी प्रकार के लोग बाज़ार में वो ये बिकते हैं ना, वो सब कुछ इसी में, ग्रोथ प्रमोटर भी बन गया। मित्र, प्राकृतिक खेती तो हम सबको करनी है। देखो, कारण ये है कि आज जो देश के किसान के हालात हैं, जो हमारी ज़मीन बंजर होने की कगार पर है, जो भोजन खा कर के लोग बीमार हो रहे हैं, दिक्कतें तो बहुत हैं। आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे हमने कहा कि मैं तो बचपन में स्वस्थ था, अब चूंकि ज़मीन बंजर हो गई, केमिकल डलने लगा, अब मैं केमिकल की उपज खाता हूं तो मैं बीमार हुआ हूं। कल्पना करिए, एक माँ जो केमिकल का खाना खाती है, सिंथेटिक दूध खाती है, और वो गर्भ धारण करती है, उसका बच्चा जब पैदा होगा तो बीमार ही होगा। और आप अपनी नज़रों से देख सकते हैं, आज की जो संतानें वो हेल्दी नहीं है, उनसे कुछ होता नहीं है। मित्र, मेरा जो ध्येय है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मेरा केवल एक ही ऑब्जेक्ट है कि देश का 14 करोड़ किसान कर्ज से मुक्त हो जाए, देश की 14.5 करोड़ जमीनें फिर से उपजाऊ बन जाए, देश की बायोडाइवर्सिटी सुधर जाए, किसान को खेती में पेस्टिसाइड ना खरीदने पड़े, किसान को फर्टिलाइजर ना खरीदने पड़े, मेरा ये मानना है। और पैदावार ना करे, उसकी पैदावार आज जितनी ले रहा उससे बढ़े, और रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड ना लगे। मैं तो यहाँ तक सोच के चल रहा हूँ कि किसान को जो गेहूं में 5, 6, 7 पानी देता है, वो पानी भी कम हो जाए, क्योंकि ज़मीन जैसे ही रिच होगी, ज़मीन में जैसे ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ज़मीन की बायोलॉजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे ही चेंज होंगी, वैसे ही हालात बदलने लगेंगे। आज के ठीक 50 साल पहले, आप जो किसान मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे, वो ज़रा 50 साल पहले नज़र डालें कि आज के 50 साल पहले रबी की कोई भी फसल होती थी, जौ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, सरसों, क्या उसमें पलेवा किया जाता था? नहीं किया जाता था। तो ना हमें पलेवा करनी पड़ती थी, ना मुझे कोई स्प्रिंकलर चलाना पड़ता था, और फिर भी उपज पर्याप्त हो जाती थी। मैं आपको जैविक खेती का, प्राकृतिक खेती का एक एग्जाम्पल भी दिखा रहा हूँ। कैमरामैन से कहूँगा, ज़रा हमारा ये फसल, ये एक नींबू का पेड़ है। नींबू का पेड़ मैं बता दूं आपको, ये पिछले 5-6 महीने से इतना ज़बरदस्त फल है। कम से कम आप ये मान लीजिए, एक पेड़ है, आज की तारीख में 4-5 किलो नींबू इसके ज़मीन के नीचे पड़ा हुआ है,
और कम से कम इसमें 40-50 किलो फल लगा हुआ है और कम से कम 1 कुंटल, अब तक 1 कुंटल फल इसका जा चुका होगा, बेचा नहीं जाता। कोई 1 किलो ले गया, कोई पाव भर ले गया, डेली का काम है। क्या है, कुछ भी नहीं देता हो, ना कोई फर्टिलाइजर है, ना इरिगेशन है। क्या है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी केवल रिच है। तो मुझे उम्मीद है मित्र, मेरे बहुत सारे आलोचक भी हैं और वो सारे लोग आलोचना करते हैं जिनको फर्टिलाइज़र बेचना है, जो फर्टिलाइज़र कंपनियों के दलाल हैं या जो पेस्टिसाइड बेचते हैं या पेस्टिसाइड कंपनियों के दलाल हैं। किसान भाइयों, मैं फिर बता दूं आपको, मैं आज जो बोल करके जा रहा हूं, कल मैं आपके साथ रहूंगा कि नहीं रहूंगा मुझे नहीं पता है, लेकिन आपका भला कोई नहीं चाहता है, क्योंकि आपसे उनका धंधा चल रहा है। और मैं एक ही चीज़ कहता हूं कि सबका धंधा बंद होगा, आपका धंधा अच्छा चलेगा। आप केवल अपनी माँ को कंसीडर कर लीजिए, आप अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंसीडर कर लीजिए। एक बार संकल्प लीजिए कि मुझे तो ज़मीन को मजबूत बनाना है, और ज़मीन जब मजबूत हो जाएगी तो माँ किसी बच्चे को निराश नहीं करती। और अगर मैंने माँ का ध्यान नहीं रखा, ज़मीन में केमिकल ऐसे ही डालते रहे, तो अभी तो 0.3% हुआ है। मेरा जो मोटा मोटा अनुमान है कि 50-60 सालों की केमिकल फार्मिंग ने ज़मीन में जो ह्यूमस की मात्रा 0.6% थी सन 50 में, वो 0.3 हो गई। और मैं फिर बता दूं, अब दोहन बहुत तेज़ी के साथ जारी है। 20 साल के अंदर अंदर आपके देश की ज़मीनें सारी की सारी बंजर हो गई होंगी। तो हम भोजन नहीं खाएंगे, हम भोजन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ केमिकल खाएंगे। इसलिए मित्र, आप इस बात को मान लीजिए, और मेरा एक निवेदन रहता है कि आप ना मान लीजिए। मेरे विचार, मेरा जो मिशन है, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप भी थोड़ा सा प्रयास करिए। नहीं तो क्या होगा कि 9 दिन चले 2.5 कोस। मुझे उम्मीद है आपको मेरा विषय समझ में आया होगा। नमस्कार।